डी ब्रोई हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। ये डी ब्रोई हाइपोथेसिस या फिर वेव नेचर ऑफ मैटर, ये इलेक्ट्रॉन के वेव्स और पार्टिकल या ये कहिए कि वेव्स नेचर का शुरुआत है और यहीं से बोर्स एटॉमिक मॉडल की जो डिमेरिट थे इनका भी एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस देखे थे। ये कहे थे कि लाइट, इसका व्यवहार दो तरह के होते हैं, ये वेव्स की तरह भी व्यवहार करते हैं और पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करते हैं। ठीक उसी तरह मैटर या पदार्थ, इसको हम लोग इसके पार्टिकल नेचर को जानते हैं, लेकिन इसके वेव्स नेचर को भी अब हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये था कि इसकी शुरुआत कहां से हुई या इसका सोच किस तरह से डेवलप हुआ। तो इसका सोच का डेवलपमेंट लाइट के आधार पर हुआ। सबसे पहले याद कीजिए, लाइट को न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज ए पार्टिकल्स, और इसके पार्टिकल को नाम दिया गया था कार्पल्स कहा गया था। लेकिन बाद में मैक्सवेल ने ये कहा कि लाइट जो होंगे हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे और इस तरह से लाइट के जितने भी प्रॉपर्टीज थे, लगभग अधिकांश प्रॉपर्टी, या फिर डिफ्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो या फिर पोलराइजेशन ऑफ लाइट हो, इन सब की व्याख्या हम लोग लाइट को वेव्स मानकर कर लिए थे। लेकिन यह भी देखे थे कि अचानक लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी के खोज के बाद ये जो लाइट के वेव्स नेचर का कॉन्सेप्ट था, इससे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते थे। तो फिर इसके बाद मैक्स प्लैंक आए, इन्होंने पुनः लाइट को क्या किया, पार्टिकल नेचर का कंसीडर किया और इस तरह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी का इन्होंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। फिर तत्पश्चात लगभग 1905 के आसपास आइंस्टीन ने ये कहा कि फोटॉन्स, इनका नेचर क्या होगा, इनका नेचर पार्टिकल नेचर का होगा, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये वेव्स नेचर के होते हैं। साथ साथ ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके ऑसिलेशन के कारण इनकी एनर्जी होती है। और इन्होंने ये कह दिया कि लाइट जो होंगे इनका ड्यूअल नेचर होगा, ये वेव्स के तरह भी व्यवहार करेंगे और पार्टिकल के तरह भी व्यवहार करेंगे और इस तरह से लाइट वेव्स होते हुए पार्टिकल के तरह भी बिहेव करने लगा। तो यही सोच डी ब्रोई ने सोचा कि जब लाइट प्रारंभ में वेव्स था, फिर इसका बिहेवियर पार्टिकल के तरह हो गया, तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो वेव्स जो पार्टिकल थे, तो क्यों नहीं इनका बिहेवियर वेव्स के तरह हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसका मास याद कीजिए, इसका मास था 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम था और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी 2.18 × 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन का मास लगभग नेग्लिजिबल था और वेलोसिटी काफी अधिक था 2.18 × 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड। तो ये सोच होने लगा कि अगर इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो वो भी लाइट की तरह ही व्यवहार करेगा या लाइट की तरह ही ये इसका बिहेवियर होगा। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन इसकी भी प्रकृति क्या हो, वेव्स की तरह हो। यहां से इसका सोच डेवलप हुआ। ठीक उसी समय लगभग 1920 के आसपास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन एंड गार्मर। डेविसन एंड गार्मर, इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति वेव्स की तरह होती है। तो डी ब्रोई का जो ये सोच था कि इलेक्ट्रॉन भी वेव्स के तरह बिहेव कर सकते हैं, इसको बल मिला। इन्होंने ये किया क्या, डेविसन ने ये किया कि बीम ऑफ
ये था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने डाल दिया किस पर, निकल क्रिस्टल, निकल के क्रिस्टल पर डाल दिया। और इसका जो रिफ्लेक्शन था, इसके रिफ्लेक्शन को इन्होंने स्क्रीन पर लिया। तो इनका रिफ्लेक्शन इन्होंने स्क्रीन पर लिया, तो ये इस तरह का इनका रिफ्लेक्शन आया। और जब इस रिफ्लेक्शन का इन्होंने तुलना किया, तो ये जो रिफ्लेक्शन थे, इनका पैटर्न क्या था, ये पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्शन, पैटर्न ऑफ रिफ्लेक्शन इज आइडेंटिकल टू एक्स रेज, एक्स रेज के सदृश था। और एक्स रेज हमारा क्या होता था, एक्स रेज था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक्स रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थे। और इस तरह से ये भी कह दिया गया, या इस सोच पर बल मिला कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव लाइक, इलेक्ट्रॉन हैज वेव लाइक कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन जो होंगे इनका कैरेक्टर क्या होगा, वेव्स की तरह होगा। और इस सोच पर को बल मिला। अब डी ब्रोई ने यह सीधा कह दिया कि इन्होंने कह दिया कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट आर ड्यूअल इन नेचर। अब इसी सिद्धांत को इन्होंने पदार्थ या मैटर पर एप्लीकेबल कर दिया। और ये इन्होंने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोई, इन्होंने ये कह दिया कि ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर इसको ये कह सकते हो पार्टिकल भी कह सकते हो, पार्टिकल आर ड्यूअल इन नेचर। सभी जितने भी पार्टिकल होंगे जो मूव कर सकते हैं, इन सबका नेचर क्या होगा, ड्यूअल नेचर का होगा। ये पार्टिकल के तरह भी व्यवहार करेंगे और साथ साथ क्या होंगे, ये वेव्स के तरह भी व्यवहार करेंगे। एंड द वेव्स एसोसिएटेड with these particle is called material wave, या फिर इसी को नाम दे दिया गया क्या, ये कह दिया गया डी ब्रोगली वेव्स भी कहा गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट थे, जो वेव्स इससे एसोसिएट होते थे, इस वेव्स को नाम दे दिया गया क्या, मटेरियल वेव्स, या फिर इसको नाम देते हैं क्या, डी ब्रोई वेव्स कहते हैं। और इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को डी ब्रोई ने सारे ऑब्जेक्ट पर या पार्टिकल पर एप्लीकेबल कर दिया। लेकिन ये पाया गया कि जो ऑब्जेक्ट लार्ज थे, जिनका मास अधिक था, तो ये कह सकते हो पार्टिकल हैविंग लार्ज मास, जिसका मास अधिक होता था। तो इससे जो एसोसिएट वेव होते थे, इनका वेवलेंथ क्या होता था, ये जो होंगे इसके जो वेव होते थे, इसका वेवलेंथ क्या होता था, लैम्डा का मान क्या होता था, वेरी स्मॉल, और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। इट हैज नो सिग्निफिकेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट बड़े होते थे, जिनका मास अधिक होता था, और इससे जो वेव्स जनरेट होते थे, इस वेव्स का लैम्डा या वेवलेंथ का मान काफी छोटा होता था, इसका कैलकुलेशन संभव नहीं था और इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता था। लेकिन जो माइक्रो ऑब्जेक्ट होते थे या फिर पार्टिकल होते थे,
माइक्रो पार्टिकल, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, ये जो माइक्रो पार्टिकल होते थे, इसके वेव्स जो थे, इसके वेव्स का लैम्डा का मान क्या होता था, इसका मान कम होता था, या ये कहो कि लैम्डा हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू, इसके मान, इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे या इसका मेजरमेंट कर सकते थे और इसका सिग्निफिकेंस होता था। तो अब ये सिद्धांत ये एप्लीकेबल हो जाएगा किस पर, माइक्रो ऑब्जेक्ट पर, लेकिन मैक्रो ऑब्जेक्ट या बड़े पार्टिकल पर इसका कोई वैल्यू, या ये कीजिए कि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। और इस तरह से जो आइंस्टीन का ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट था, इसको डी ब्रोई क्या किए, इसको ऑब्जेक्ट पर ये लागू कर दिए, इस पर ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट पर लागू कर दिए। और जिस ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का मास अधिक होता था, इसके वेवलेंथ काफी छोटे होते थे, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता था। जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते थे या छोटे ऑब्जेक्ट होते थे, इलेक्ट्रॉन टाइप ऑब्जेक्ट होते थे, इनके वेवलेंथ का मान सिग्निफिकेंट होता था, इसको हम कैलकुलेट कर लेते थे। तो ये सिद्धांत ड्यूअल नेचर अब एप्लीकेबल हो जाएगा किस पर, माइक्रो ऑब्जेक्ट या फिर इलेक्ट्रॉन पर एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोई इक्वेशन। अब डेरिवेशन देखते हैं डी ब्रोई इक्वेशन के लिए, किस तरह से इन्होंने ये रेडिएशन या ये कहिए कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल पर एप्लीकेबल कर दिया। तो इन केस ऑफ फोटॉन्स, देखिए फोटॉन्स के लिए हम एप्लीकेबल करते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन ये होगा E = mc²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। यहाँ E इंडिकेट करेगा एनर्जी को, M इंडिकेट करेगा किसको, मास को, और C इंडिकेट करता था वेलोसिटी ऑफ लाइट को। ये एनर्जी ऑफ फोटॉन्स होते थे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। अब ये था अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स ये होगा E = hν। ये होगा इक्वेशन 2। अब दोनों एनर्जी किसका है, फोटॉन का है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड समान होगा। तो ये कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हो जाएगा hν बराबर हो जाएंगे किसके, mc² के। और ये हम लोग जानते हैं न्यू बराबर होता है c/λ। अब न्यू का सब्स्टिट्यूशन कर दो तो hc/λ = mc²। c कैंसिल हो जाएगा, h/λ = mc, इसलिए लैम्डा बराबर हो जाएगा h/mc। ये फोटॉन्स के लिए एप्लीकेबल हुए। अब इसको अगर हम लोग एप्लीकेबल करते हैं किस पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एप्लीकेबल करते हैं, तो यहाँ m सब्स्टिट्यूट हो जाएगा किससे, m हो जाएगा आपका मास ऑफ पार्टिकल से। c होता था क्या, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो c को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किससे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये होगा लैम्डा = hm × v। और ये जानते हैं कि मास इंटू वेलोसिटी ये बराबर होता है किसके, मोमेंटम के। तो ये हो जाएगा लैम्डा = h/p। इसको हम लोग नाम देते हैं डी ब्रोई इक्वेशन कहते हैं।
अब इस इक्वेशन में देखिए लैम्डा हो जाएगा हमारा क्या, वेवलेंथ। ये विशेषता होता है, वेवलेंथ विशेषता होता है किसका, किसी भी वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है। और p या मोमेंटम ये विशेषता होता है किसका, ये विशेषता होता है पार्टिकल का। तो डी ब्रोई इक्वेशन एक तरफ वेव्स और पार्टिकल इस दोनों नेचर के बीच संबंध स्थापित करता है। तो अगर कांस्टेंट और बराबर को हटा दें तो लैम्डा प्रोपोर्शनेट हो जाएगा किसके, 1/p के। और इस तरह से ये हम लोग कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल या वेवलेंथ ऑफ मटेरियल वेव इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कह सकते हो कि इट में से दैट वेवलेंथ ऑफ, ये हो जाएगा वेवलेंथ ऑफ मटेरियल वेव्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ये हो जाएंगे क्या, ये डी ब्रोई इक्वेशन होंगे। और ये डी ब्रोई इक्वेशन पार्टिकल के वेव नेचर और पार्टिकल नेचर इस दोनों के बीच संबंध स्थापित करेगा। अब हमने ये कहा था, याद कीजिए, कि अगर हम इसको किसी मैक्रो पार्टिकल या वैसे पार्टिकल पर एप्लीकेबल करते हैं जिसका मास अधिक हो, तो इसके जो वेवलेंथ होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं, ये मेजरेबल नहीं होते, इनका मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। तो जब हम इनका मेजरमेंट नहीं कर सकते तो ये हमारे किसी काम के नहीं होंगे, इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कोई काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट हो, इलेक्ट्रॉन टाइप ऑब्जेक्ट हो, तो इससे जो वेव्स एसोसिएट होते हैं इनके वेवलेंथ का मेजरमेंट संभव होगा और इनका सिग्निफिकेंस होता है। जैसे मान लो, सपोज करो हमने एक ले लिया क्या, बॉल ले ली, और दूसरा हमने लिया क्या, देखिए इलेक्ट्रॉन ले लिया। मान लो कोई बॉल है, इसका मास है 0.1 किलोग्राम, यानी 100 ग्राम इसका मास है। इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड। अब इलेक्ट्रॉन के केस में कंसीडर करो, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारे पास मास है, वेलोसिटी है, h का मान हमारा कांस्टेंट होता है। तो इससे इस बॉल जब मूव करेगा तो इससे वेव्स का जो जनरेशन होगा इसका वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर इस वेलोसिटी से मूव करता है तो इसके द्वारा भी वेव्स जनरेट होगा, इसका भी हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो लैम्डा बराबर होता है h/mv, ठीक। तो लैम्डा h का मान होगा 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। मास इसका कितना हो गया, 0.1। वेलोसिटी हो गया कितना, 60 मीटर पर सेकेंड। अब इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 1.1043 × 10⁻34 मीटर। अगर मान लीजिए आप एंगस्ट्रम में काउंट करते हैं तो ये होगा 1.1043 × 10⁻24 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 1 × 10⁻10 मीटर। अब ये जो वेवलेंथ था ये क्या है, वेरी स्मॉल, ये काफी स्मॉल होता है। और इस तरह से ये कह सकते हैं कि इट हैज नो सिग्निफिकेंस, इसका कोई सिग्निफिकेंस
नहीं होगा। अब इस इलेक्ट्रॉन यही चीज लैम्डा का मान इलेक्ट्रॉन के लिए काउंट करो। H बराबर होगा 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। वेलोसिटी होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर काउंट करोगे तो लैम्डा का मान आएगा 0.334 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, या इसको कह सकते हो 3.34 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। और एंगस्ट्रम में लोगे तो एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। तो ये हो गया 3.34 एंगस्ट्रम। तो ये वेवलेंथ क्या होगा, इट इज मेजरेबल, इसको हम मेजर कर सकते हैं और ये कह सकते हो कि इट हैज सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये जो होंगे इसका वैल्यू मान क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग एप्लीकेबल कर देंगे किस पर, माइक्रो पार्टिकल पर एप्लीकेबल कर देंगे। मैक्रो या बड़े पार्टिकल पर इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा। तो ये हमारा होता है क्या, डिब्रोई कॉन्सेप्ट या डिब्रोई हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। अब ये देखते हैं कि इस डिब्रोई का एप्लीकेशन क्या होगा, डिब्रोई हाइपोथेसिस का एप्लीकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं एप्लीकेशन, इसका यूज कहां कहां करेंगे। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहला तो इसका एप्लीकेशन ये होगा कि कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। सबसे पहला तो ये कर सकते हो कि कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। देखिए अगर मान लो एक तो तरीका ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो इसका वेवलेंथ ज्ञात करना। तो एक तो सीधा सीधी तरीका ये होता है कि नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है क्या, ½ mv² और लैम्डा बराबर होता है क्या, h/mv। तो एक तो तरीका सीधा ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी से पहले हम v का मान कैलकुलेट करें और इस v का मान डिब्रोई इक्वेशन में एप्लीकेबल करें या सब्स्टिट्यूट करें और लैम्डा का मान ज्ञात कर लें। एक तो तरीका ये हो सकता है, ये 2 स्टेप प्रोसेस होंगे। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम एक ही बार मान के सब्स्टिट्यूशन करके हम एक कोई फॉर्मूला निकालें और उस फॉर्मूले से डायरेक्ट हम लोग लैम्डा का मान निकाल लें। तो ये जानते हैं, देखिए ये होगा अकॉर्डिंग टू डिब्रोई। अकॉर्डिंग टू डिब्रोई ये क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू h/p। इसको मान लो इक्वेशन 1, p बराबर होगा लैम्डा इक्वल टू h/mv भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग ये भी जानते हैं ऑल्सो नोन, p बराबर होता है किसके, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर होगा मास इंटू वेलोसिटी, तो v बराबर हो जाएगा किसके, p/m के हो जाएगा। हम लोग ये जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। ये करते हो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v का मान रखो, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा ½ m, v के जगह आप रख दीजिए p/m का स्क्वायर। तो देखो ये m कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी बराबर ये हो जाएगा p² / 2m।
काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा, और इसलिए P बराबर हो जाएगा √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में P का मान रखो, लैम्डा बराबर हो जाएगा h अपॉन √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। अब ये एक वैल्यू आ गया। अगर मान लीजिए वेवलेंथ का मान दिया हो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हो, तो हम इससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हो तो वेवलेंथ किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ, calculate the wavelength of electron if its kinetic energy is 3.0 into 10 to the power minus 25 जूल। अब देखिए वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये जानते हो लैम्डा बराबर होता है h अपॉन √2 इंटू m इंटू काइनेटिक एनर्जी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लैम्डा बराबर 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 √2। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी दिया है कितना 3.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 जूल। अब इस सारे वैल्यू का हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8967 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और ये जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो लैम्डा का मान होगा 8967 एंगस्ट्रम। तो इस तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हो तो हम इसके लैम्डा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, और ये एप्लीकेशन है दूसरा, ये होगा एप्लीकेशन होगा कैलकुलेशन ऑफ द ब्रोई वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ पोटेंशियल डिफरेंस, या ये कहिए कि इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन, यानी अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट कर दिया जाता है, तो फिर उस स्थिति में इसके लैम्डा का मान हम लोग किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि ये मान लेते हैं कि इफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मान लो ये हो गया क्या, ये हो गया ई कूलाम। वैल्यू अगर काउंट करोगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, ये हो गया क्या, V वोल्ट। मान लीजिए ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज क्या है, ई कूलाम है, और इस पर इसको एक्सिलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस किससे, V से। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ये हो जाएगा कितना, चार्ज इंटू पोटेंशियल अप्लाइड, ये हो जाएगा VE।
V का यूनिट होगा वोल्ट, E का हो गया कूलाम, तो कूलाम वोल्ट ये बराबर हो जाता है किसके, ये बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा आपका जूल के। ये हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा ये हो सकता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट्स वेलोसिटी इज v, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसकी वेलोसिटी v हो, तो इसके काइनेटिक एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड समान है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये हो जाएगा VE बराबर होगा हाफ mv स्क्वायर। VE बराबर हो जाएगा क्या, हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर बराबर होगा 2 इंटू VE, 2 इंटू VE बाई m, और v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू V इंटू E बाई m हो जाएगा 2 इंटू V। अब लैम्डा बराबर h बाई mv, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ v का मान रखो, तो लैम्डा बराबर होगा h m, v के जगह आप रख दीजिए अंडर रूट 2 इंटू V इंटू E बाई m। अब देखो ये m कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, लैम्डा बराबर होगा h अपॉन अंडर रूट 2 इंटू m इंटू V इंटू E। ये जो होंगे ये क्या होंगे, ये वैल्यू होंगे। अब देखिए h का मान क्या होता है, 6.624 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। m हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। भी हमारा क्या था, वोल्ट। E आपका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब इस सारे वैल्यू को अगर आप रखिएगा तो सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो तो एक कांस्टेंट मान आएगा, ये होगा 1.1 टू 12.26 अंडर रूट V वोल्ट, ये वैल्यू आएगा। अब इसको हम लोग किसी भी पार्टिकल पर या ये कहो कि चार्ज पार्टिकल पर एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये बराबर होता है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो ये मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर इफ एनी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हैज चार्ज Q कूलाम। अगर मान लो कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है जिस पर चार्ज कितना है, Q कूलाम है, और पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड from rest is V, then काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा किसके, Q इंटू V के। हमने काइनेटिक एनर्जी यहां देखा था किसके बराबर, इलेक्ट्रॉन के केस में V इंटू E के। तो V इंटू E का सब्स्टिट्यूशन हम किससे कर सकते हैं, Q इंटू E से। तो लैम्डा बराबर होगा H अपॉन अंडर रूट 2 इंटू M इंटू Q इंटू V। इससे जो होगा हम लोग इलेक्ट्रॉन के अलावे कोई भी चार्ज स्पेसीज होगा, अगर इसका चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का मान अगर ज्ञात हो तो हम इसके वेवलेंथ का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
अब पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो दूसरा एप्लीकेशन देखे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्ञात करते थे या फिर किसी भी चार्ज स्पीशीज का वेवलेंथ ज्ञात करते थे। तो इस पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको रेस्ट से एक्सिलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवाट पर, तो इसका आपको वेवलेंथ बताना है। तो देखिए, ये सबसे पहले ये था कि हम लोग इसको कंसीडर करेंगे वोल्ट। ये देखो, ये था वोल्ट बराबर 1 केवी। केवी का मतलब होता है क्या, किलो। 1 × 10⁻³ वोल्ट, या फिर ये हो जाएगा आपका 1000 वोल्ट। ई इंडिकेट करता है किसको, ये बताता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये भी हम लोग देखे थे, याद करो, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता था क्या, V × E। V हो गया 1 × 10⁻³ ये हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 ये हो जाएगा कूलम वोल्ट। ये बराबर हो जाएगा किसके, ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा किसके, ये हो जाएगा किसके, जूल के। अब ये बराबर हो गया 1.6 × 10⁻⁻16 जूल, ये इसका काइनेटिक एनर्जी होगा। अब देखो, हमने जो सूत्र यूज किया था ये था लैम्डा बराबर h/√2 × m × E × V। E × V ये बराबर होते थे किसके, काइनेटिक एनर्जी के। तो लैम्डा बराबर होगा h/√2 × m × काइनेटिक एनर्जी। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। लैम्डा बराबर ये होगा 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। √2 मास हो गया 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। और काइनेटिक एनर्जी अभी हमने ज्ञात किया था 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा, ये आ रहा है। इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो ये होगा 3.879 × 10⁻⁻11 मीटर, ये वैल्यू कैलकुलेट होगा। अब देखिए, इससे हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का ही वेवलेंथ नहीं ज्ञात करें, हम लोग अभी हमने इसमें भी देखा था कि अगर इलेक्ट्रॉन के स्थान पर कोई चार्ज अदर चार्ज पार्टिकल होता है तो इसका भी हम लोग वेवलेंथ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो m यूज कर रहे हो, ये m हो जाएगा क्या, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ VE हो जाएगा क्या, चार्ज ऑन चार्ज पार्टिकल, और ये भी हो जाएगा क्या, ये वोल्ट हो जाएगा। या फिर चार्ज पार्टिकल का अगर काइनेटिक एनर्जी का मान दिया हो तो हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लैम्डा या वेवलेंथ का मान निकाल लेंगे। ये इसका दूसरा एप्लीकेशन होगा। तीसरा इसका एप्लीकेशन ये होता है कन्फर्मेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखिए, ये चीज हम लोग को बोर्स एटॉमिक मॉडल से मिला था। बोर्स एटॉमिक मॉडल में एक पोस्टुलेट्स ये था, या बोर्स का एक सिद्धांत ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी, ये नहीं है कि सारे ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं या रोटेट करते हैं, ये सिर्फ उसी ऑर्बिट पर रोटेट करेंगे जिसके एंगुलर मोमेंटम का मान क्या होगा, इंटीग्रल होल नंबर ऑफ h/2π। बाकी सारे ऑर्बिट पर ये इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे।
लेकिन बोर्स के इस सिद्धांत को हम लोग इनका डिमेरिट काउंट करते थे और ये कहे थे कि बोर्स ने इसका कोई कंफर्मेशन या सेटिस्फैक्टरी सपोर्ट नहीं दिया कि ऐसा आखिर क्यों होता है। इसका मैथमेटिकल सपोर्ट डी ब्रोई ने दिया था। अब जब डी ब्रोई ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन हमारा पार्टिकल और वेव्स दोनों के तरफ बिहेव करता है, तो मान लीजिए ये हो जाएगा, सपोज करो ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल के तरफ बिहेव करता है तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इस सर्कुलर ऑर्बिट में ये रोटेट करेगा। लेकिन बोर्स ने ये भी कहा था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज स्टेशनरी वेव्स विच एक्सटेंडेड राउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। अब मान लो अगर ये वेव्स है तो वेव्स होगा तो ये इस तरह से चलेगा, इस तरह से स्टेशनरी वेव्स का निर्माण करेगा। और अब ये देखिए ये जो वेव्स बना ये यहाँ से आकर जुड़ना चाहिए, तभी ये पुनः जो होगा इस तरह से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये क्या होंगे, ये सर्कुलेट करेंगे। और इस तरह के वेव्स को नाम देते हो क्या, ये मर्जिंग वेव्स। ये वेव्स जो हो गए ये मर्ज कर गए और इसको यही होता है हमारा क्या, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वेव इन फेज। अब ये इलेक्ट्रॉन जब तक इस पर रोटेट करेगा तब तक इसके एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान लीजिए एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि वेव्स का कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन हो। तो जब वेव्स का डिस्ट्रक्शन होगा तो ये इस तरह से जो होंगे ये क्या होंगे, ये जनरेट करेंगे, ये इस तरह से जो होगा ये आएंगे। अब ये यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा। अब ये वेव्स अगर बनेगा तो देखो इस तरह से वेव्स जो होंगे ये क्या होंगे, ये बनना प्रारंभ हो जाएंगे। और इस तरह से वेव्स जो होंगे इसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा, इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और इस स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेज कहलाएंगे। और इस समय इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या हो जाएगा, ये अंतर हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगा अगर फिर इलेक्ट्रॉन इसी ऑर्बिट पर रोटेट करेंगे। अब देखिए हमने एक टर्म यूज किया था वेवलेंथ। वेवलेंथ कहे थे कि एक शीर्ष और एक गर्भ, या ये कहो कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ, इसके बीच की दूरी को हम लोग कहते थे क्या, वेवलेंथ। अब देखिए एक वेवलेंथ ये हो गया, देखिए दूसरा वेवलेंथ ये हो गया, देखिए तीसरा वेवलेंथ ये हो गया, और ये हो गया आपका क्या, ये हो जाएगा चौथा वेवलेंथ ये हो गया। अब देखो पहले इसके ऊपर कुछ जो होगा ये मिटाता हूं। ये चौथा वेवलेंथ ये हो गया। इस तरह वेवलेंथ की संख्या क्या हो जाएगी, ये वेवलेंथ हो जाएगा n लैम्डा के बराबर। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चक्कर लगाता है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा सरकमफरेंस ऑफ सर्किल। और अगर वेव्स मर्ज करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, या वेव्स एक फेज में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ठीक इस पर पुनः जो होगा ये क्या होगा, इस पथ का रिपीटेशन करेगा। और ये जो वेवलेंथ बनेंगे ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा
टोटल वेवलेंथ के बराबर होगा। तो ये हो गया 2 पाई r और टोटल वेवलेंथ हो गया क्या, n लैम्डा, जहां n कोई इंटीगर होगा जिसका मान 1 2 3 4 सो ऑन। अब ये जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिब्रोई लैम्डा बराबर होता है h बाई p करो, या फिर लैम्डा बराबर होगा h बाई m भी। वेल सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा, ये हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू NH बाई एम भी, और ये हो जाएगा MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई। और इस तरह से MVR ये हमारा क्या होगा, ये होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये कह सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, ये क्वांटाइज्ड हो जाता है। और इस तरह से बोर्स के जो सिद्धांत थे इसका सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन किसने किया, डिब्रोई ने किया। और ये तभी संभव था जब हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल और वेव्स या इलेक्ट्रॉन के वेव्स नेचर को कंसीडर करें। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनका भी नेचर ड्यूअल होगा, ये पार्टिकल और वेव्स दोनों के तरह बिहेव करेंगे। सिर्फ पार्टिकल या वेव्स एक नेचर को लेकर इलेक्ट्रॉन के सारे बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये आपका होगा ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहिए या फिर डिब्रोई हाइपोथेसिस कहिए, ये हमारा डिब्रोई हाइपोथेसिस हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।